नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 5 सितंबर 2023। तो आज का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम वो फर्स्ट शिफ्ट का है, वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है, इसका एनालिसिस करवाया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात की है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो है वो आप पूरा देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको 2023 के एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके सभी के क्वेश्चन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ है 1800+ पर्सन की, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ से आपको लगभग 25 में से 10+ या फिर 15 के आसपास, 10 से 15 के बीच में वो क्वेश्चन वापस मिल जाएंगे। उन 1800% में से ही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो ज़रूर देखे जाइएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन है वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बात करें आगे तो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने है वो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को वापस ले लिया था। तो इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और वापस किसने लिया बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। इतने सारे क्वेश्चन बन गए हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं इन 4 में से, तो ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बात करें आगे तो एक क्वेश्चन है कि अभिनेत्री हेमा मालिनी है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। वैसे मोहिनीअट्टम से भी इनका संबंध है, तो मोहिनीअट्टम ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में भरतनाट्यम था, तो भरतनाट्यम इनका होगा। बात करें इनके बारे में और तो हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उन्होंने 1968 की हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भरतनाट्यम में अपने कलाकार के लिए जानी जाती है, लेकिन सभी को नहीं पता है कि वह एक प्रशिक्षित कथक कलाकार हैं और वह भी इस अवसर पर उपस्थित थी। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार है वो भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुतुब मीनार है वो भारत के दिल्ली है वो राजधानी भारत की दिल्ली के महरौली भाग में है वो कुतुब मीनार स्थित है। बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार है वो भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार भी ये है और यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई है वो 73 मीटर यानी कि 239.5 फीट है और व्यास है वो 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि 9.02 फीट हो जाता है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी मीनार है, कुतुब मीनार। बात करें आगे तो संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग होता है P = mv। तो संवेग का मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति का विषयक द्वितीय नियम बताया जाता है और कुल बाहरी बल उस समय के विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो P = mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब है वेग है, तो ये इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा। वेग है वो मीटर प्रति, देखो जैसे किलोग्राम मीटर, m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान kg होता है, वेग है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये उसका उत्तर होगा संवेग का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2023 तक 12 अनुसूची है। कंप्लीट बात करें इसके बारे में तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, उन्हें 22 भागों में और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूची जोड़ी गई, अब कुल मिलाकर 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं।
मूल अनुच्छेद तो 395 है, लेकिन संविधान संशोधन करके भाग ख ऐसे जोड़ के 470 अनुच्छेद कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है। तो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें इसके बारे में तो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता है वो फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। अगला है कि माइन नेम्फ किसकी आत्मकथा का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जर्मनी के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर की है वो आत्मकथा है। इनके बारे में बात करें तो माइन काम्फ एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। यह उसकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी और यह साहित्य कृति जर्मनी के तीसरे राइख में राष्ट्रीय नाजीवाद की बाइबिल बन गई थी। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई और इसका एक संक्षिप्त संस्करण है वो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पर्वत श्रृंखला या पहाड़ से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के दूर प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, शोल और टापुओं का एक शहर है जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा प्रवाल भित्ति परिसर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन था कि किराना घराने से गंगूबाई हंगल का ऑप्शन सही था, इसमें इनका संबंध है। बात करें गंगूबाई हंगल के बारे में तो गंगूबाई हंगल का जन्म है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के शूद्र वारादापेते में हुआ था। देवदासी परंपरा वाले केवट परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके संगीत जीवन के शिखर पर पहुंचने के बारे में एक अतुल्य संघर्ष की कहानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि SAFE चैम्पियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के बेंगलुरु में वो आयोजित हुई थी ये चैम्पियनशिप। और भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFE चैम्पियनशिप 2023 में एक रोमांचक फुटबॉल मैच में कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब है वो हासिल करते हुए एक उल्लेखनीय जीत भारत ने की थी। तो उपविजेता कौन था? कुवैत। विजेता भारत था। अगला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, टर्म मतलब कंडीशन, ब्याज दर की कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो आपके अनुबंध डेटा पृष्ठ पर दिखाई गई अवधि जिस पर एक निर्दिष्ट घोषित दर पर ब्याज जमा किया जाता है उसे इंटरेस्ट टर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो मूलधन का प्रतिशत जो एक शुल्क के रूप में एक निश्चित अवधि में आमतौर पर जैसे 1 महीना 1 वर्ष से ऐसे ब्याज जाते हैं अदा किया जाता है जो पैसा उसे ब्याज कहते हैं। वैसे ब्याज का आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट आप सभी जानते होंगे कि जो पैसा लेते हैं उसके इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे गांव में ऐसे होते हैं 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा या फिर 1%, 2%, 15%, जितने परसेंट है वो परसेंट के हिसाब से चलता है इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के हरिहरनाथ मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सोनपुर मेला है वो बिहार के हरिहरनाथ मंदिर पर लगता है। सोनपुर का एक मेला क्यों प्रसिद्ध है आप जानते होंगे कि एक ज़माने में एक मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था यह मेला। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मुगल सम्राट अकबर और 1870 के गद्दर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी इसे यहाँ से हाथियों की खरीद की है। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मनी बिल किसकी स्वीकृति पर पारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मनी बिल है वो राज्य के गवर्नर अथवा राज्यपाल की स्वीकृति पर ही मनी बिल पारित होता है। बात करें कंप्लीट इसके बारे में तो राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के तहत धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, न कि विधान परिषद में। राज्यों के राज्यपालों के पास संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती है। राज्यपाल राज्य के सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। जैसे केंद्र में है वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, उसी प्रकार है वो राज्य में है वो राज्यपाल की शक्ति होती है। और जैसे राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल से कल भी प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल को उसके पद से हटा कौन सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज की गुलाबो सपेरा का संबंध है वो किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है वो
कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की कहानी सामाजिक दबाव का सामना करने की दृढ़ता की कहानी है। गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें उन्होंने 1965 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया है। तो कालबेलिया नृत्य है, इसकी प्रस्तुति है वो गुलाबो सपेराना है, वो कम से कम 250 देशों में है। उन्होंने इसकी अपने देश की वो कालबेलिया नृत्य दिखाया है दुनिया को। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू का संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में है, इन्होंने रजत पदक भी जीता था, भारत को पहला मेडल दिलाया था। बात करें तो खाइरोम मीराबाई चानू, जिनका जन्म है वो 1994 में हुआ था और ये एक भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन है कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इनका सही उत्तर होगा 4 स्वर्ण पदक है। बात करें किसके ने जीता, तो आगे बात करेंगे कि भारत में 2023 ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 15 से 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। तो 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज हैं वो लवलीना बोर्गेन, जो कि 70 से 75 किलोग्राम में थी, और निखत जरीन, इनका 48 से 50 किलोग्राम था, और नीतू घनसन और स्वीटी बुरा, ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने वो बॉक्सिंग में वो स्वर्ण पदक जीते थे और भारत के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी? तो भारत ने की। कहाँ पे खेले गए? तो ये दिल्ली में खेले गए। और गोल्ड कितने जीते? तो 4 गोल्ड जीते थे। और श्रेष्ठ इस विश्व चैंपियनशिप में टॉप पर कौन था? तो भारत है वो टॉप में मेडल के मामले में सबसे ऊपर था। अगला है कि विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कब की? 1921 में। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। टैगोर ने इसे विश्व भारती नाम दिया, जिसका अर्थ है कि भारत के साथ दुनिया का संवाद। टैगोर पहले गैर यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1951 में एक संसदीय अधिनियम में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का स्थापना घोषित किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से अप्रैल या मई 2023 में विरासत का टैग मिलने की उम्मीद है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यह विश्व विरासत की दृष्टि से जीआई टैग मिल सकता है इसे। अगला है कि R.K. नारायण की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका ऑप्शन में था कि स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो इनकी पुस्तक थी। बात करें इनके बारे में तो वह एक अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। इनका जन्म है वो 1906 में मद्रास में हुआ था। 1960 में उन्होंने द गाइड के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया था और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शामिल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डेज, डार्क रूम, ए वाइट गॉड मलगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द इंग्लिश टीचर। ये इनकी वो लिखी गई पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो गरीब कल्याण योजना 2020 में चालू की थी और लगभग 34 राज्य और केंद्र 34, कुल मिलाकर 34 है वो राज्य और केंद्र शासित दोनों की संख्या है वो इसमें शामिल है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ क्रूड का एंटोनियम होगा रिफाइंड। अगला पूछा गया था कि सिनोनियम ऑफ डिमिनिश, तो डिमिनिश का सिनोनियम पूछा गया था, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है कि ऑप्शन में क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था तो मैंने कुछ लिखा नहीं। आपको अगर ऑप्शन में पता है कि डिमिनिश का ऑप्शन क्या दिया था तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए पर्सन हु लव्स बुक, एक व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत प्यार करता है, तो उसका सही उत्तर होगा कि बिब्लियोफाइल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास है वो सुभाष चंद्र बोस के वो राजनीतिक गुरु थे। बात करें इनके बारे में तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है वो चित्तरंजन दास थे। दास एक महान वैचारिक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बंगाल में आक्रामक राष्ट्रवाद का बीड़ा उठाया था। बोस ने
दास को अपना राजनीतिक गुरु मानना और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानना था। बोस ने अपनी शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। बाद में दास ने इतना प्रभावित किया कि बोस ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मान लिया तथा सुभाष चंद्र बोस ने दास के साथ जुड़ने के लिए इंग्लैंड से भारत लौटे और 1921 में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया था और बोस ने वो दास के साथ शाही स्वागत का पुरजोर विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संस्थापक संपादक के रूप में भी काम किया था। 1923 में उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक 2011 की जनगणना के अनुसार पाई गई थी। बात करें कितनी, तो 2001 से 2011 के दौरान नागालैंड ने जनसंख्या में 0.47% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। भारत के अन्य राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करें, जैसे प्रमुख पूछे जाते हैं, जैसे केरल की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 4.91 है, ये सबसे कम है। और मेघालय है वो उच्चतम दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसमें देखो सबसे कम है वो नागालैंड है, सबसे अधिक है वो मेघालय है। बिहार में वो 1106 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, इससे पहले ही पूछ लिया गया था कल की, भितरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह किस साम्राज्य से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर होगा चोल साम्राज्य है। और कल पूछा गया था कि भितरगांव मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो यह दोबारा पूछ लिया गया है, हो सकता है आपको आगे ही पूछ ले, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा ये सब। अगला क्वेश्चन था कि 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट मिल की संख्या है वो सबसे अधिक है? तो जूट है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश उधर उत्पादन होता है। तो जूट की मिलें हैं सबसे अधिक है वो पश्चिम बंगाल में ही है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया था। और जूट मिलें मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण बेल्ट में स्थित है। तो हुगली नदी है वो उधर ही बहती है, पश्चिम बंगाल जैसे पश्चिम बंगाल हुई, बांग्लादेश हुई, वैसे उधर ही बहती है। तो उस एरिया में हुगली नदी के क्षेत्र है वो जूट उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है और वहीं सबसे अधिक जूट मिले हैं। उनके स्थान के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण है, क्योंकि जूट उत्पादन का मुख्य कारण पता क्या है? तो जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, जूट उद्योग बोरी, कालीन, तार और रस्सियाँ, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसे सामानों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण है वो भारी वर्षा के कारण लीचिंग भीम के परिणाम स्वरूप है। और बात करें तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका दूर हो जाते हैं और लोह अयस्क और एल्यूमिनियम यौगिक से भरपूर मिट्टी पीछे रह जाती है, इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो भारत के संगीत का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार माना जाता है। और बात करें इसके बारे में तो भारत में शास्त्रीय नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत और विदेशों के उत्कृष्ट नृत्य कलाकारों और संगीतकारों को दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य है वो भारत में पारंपरिक शास्त्रीय कला रूपों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। अन्य नृत्य पुरस्कारों में शामिल है, जैसे अन्य नृत्य पुरस्कार जैसे कालिदास सम्मान पुरस्कार है। ये कल पूछा गया था कि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उसके द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, संगीत या नृत्य क्षेत्र में। सनातन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये आज पूछ लिया गया है, इसे पहले पूछा गया था। टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये वहाँ दिया जाता है।
भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य रूप है। इनमें शामिल है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, बहुत सारे हैं। 9 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक भारत में मौजूद है क्योंकि ये क्यों मौजूद है? क्योंकि धन है वो जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंकें। तो इसके लिए ये भारत में टिकी हुई है बैंकें। बात करें इन बैंकों के कार्य के लाभों के बारे में, तो वाणिज्यिक बैंकों के कुछ लाभों में शामिल है, जैसे ऋण अग्रिम रूप से चुकाया जा सकता है, बैंक उधारकर्ता को जानकारी, गोपनीयता और सुरक्षित रखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को वित्त पोषण का एक लचीला स्रोत माना जाता है, तो इसलिए है वो भारत में वो व्यावसायिक बैंकें हैं वो मौजूद है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि गौर मारिया लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। बात करें इसके बारे में, तो गौर मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में किया जाता है। यह नृत्य है वो मुरिया जनजाति से संबंधित है और यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है। तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि गौर मुरिया है वो नृत्य कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से। और कौन सी जनजाति करती है? तो मुरिया जनजाति। और ये कब करते हैं? तो यह नृत्य वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। बात करें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि सरहुल त्यौहार है वो झारखंड में कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा, उराव और संथाल जनजाति मनाती है। यह कल पूछा गया था कि सरहुल त्यौहार है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो उसका तो था झारखंड था। आज ये पूछ दिया गया है कौन सी जनजाति मनाती है? तो उराव जनजाति मुख्य रूप से, और मुंडा और संथाल भी है। बात करें इसके बारे में, तो सरहुल त्यौहार झारखंड के मुंडा, उराव और संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। सरहुल त्यौहार झारखंड के मुंडा, उराव और संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। सरहुल त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य बात कर ली है इसकी पहले। तो अगला क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह लाल कृष्ण आडवाणी की है वो आत्मकथा है और इसके लेखक भी वो खुद ही है, इनकी जीवनी है। और बात करें इसके बारे में, तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा पुस्तक है। यह पुस्तक 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा विमोचित की गई थी। माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। देखो ये सेम नाम है, माई कंट्री माई लाइफ तो किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की। और माई लाइफ ये है बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। और यह पुरस्कार है वो 2004 में जारी की गई थी। इसमें 1008 पृष्ठ है। ये नाम सेम है इसलिए दोनों को इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड में सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन है? तो यह गाना है वो RRR मूवी जो कि साउथ की मूवी है। जूनियर NTR रामचरण इसके हीरो थे, अभिनेता थे। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो SS राजामौली थे और इस गाने के निर्देशक हैं वो MS किरावनी है। बात करें इसके बारे में, तो नाटू नाटू गाने के संगीत निर्देशक MS किरावनी थे। उन्होंने 12 मार्च 2023 को हॉलीवुड कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में 95वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार के दौरान मंच पर पुरस्कार स्वीकार किया था। तो कौन सा पुरस्कार था? ऑस्कर अवार्ड। तो भारत को है वो नाटू नाटू संगीत को है वो ऑस्कर अवार्ड मिला था 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी क्या है? तो बात करें पूंजीवादी के बारे में, तो पूंजीवादी है वो एक आर्थिक प्रणाली है। इसमें निजी स्वामित्व, व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। पूंजीवाद को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवाद में उत्पादन के अधिकांश साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन निर्देशित होता है। आय बड़े पैमाने पर बाजारों के संचालन के माध्यम से वितरित की जाती है। और पूंजीवादी में सरकार का दखल न के बराबर होता है और सारा लाभ है वो पूंजीपति ही लेते हैं। पूंजीवादी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। देश, काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार है वो इसके भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। पूंजीवाद का उद्देश्य है
वो यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन के साथ कई देशों में 13वीं सदी से ही शुरू हो गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पूंजीवादी का उदय वह कब हुआ था, तो 13वीं सदी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी है भारत के उत्तरी मैदानों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बात करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों में बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि शामिल है। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो इसका सही उत्तर था वो 17 था, ऑप्शन का सही उत्तर था। बात करें इसके बारे में, तो भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। कोरिया और अमेरिका ने 12 और 9 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा जीतू है वो इसका शुभंकर था। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो जीतू है वो एक भारयसिंगा है जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। और जीतू का अनावरण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के दौरान किया गया था। शुभंकर को है वो गर्व से गौरव का प्रतीक माना जाता है जीतू को। तो जीतू कहाँ का राज्य पशु है, तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है वो भारत में मौजूद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कि मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति है वो भारत से संबंधित नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय विद्या भवन किसके द्वारा बनाया गया था, तो कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा है वो भारतीय विद्या भवन बनाया गया था। इसके बारे में और बात करें तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना है वो 7 नवंबर 1938 को KM मुंशी के द्वारा महात्मा गांधी के सहयोग से की गई थी। मुंशी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, वकील और कट्टर गांधीवादी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और कला को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संरक्षित करने के उद्देश्य से भवन की स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के कौन सा अधिकार पारित करके देश का पहला राज्य बन गया है, तो स्वास्थ्य का अधिकार है वो पारित करके राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह अध्यादेश पारित किया है। इसके बारे में बात करें कब पारित हुआ, तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है वो 21 मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक पारित करके अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 12 अप्रैल को अपनी मंजूरी देने के बाद यह एक अधिनियम बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 41 से संबंधित पूछा गया था कि ऑप्शन दिए हुए थे कि इस कथन दिया हुआ था कि इनका संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम पाने की और शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना है वो उसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 41 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि उस चैंपियनशिप का नाम जहां फिनलैंड में आयोजित हुई है और वह 100 मीटर स्प्रिंट में भारत की ओर से 74 वर्षीय शर्मा देवी और 106 वर्षीय भगवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका सही उत्तर होगा कि वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप है जो कि फिनलैंड में आयोजित हुई थी। तो उसमें है वो भगवानी देवी और शर्मा देवी ने है वो मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके बारे में और कंप्लीट बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म है वो 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और उनका असली नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम है वो करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम वो पुतलीबाई था। उनके पिता है वो ब्रिटिश शासन के दौरान पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था पहला प्रश्न कि द रेस ऑफ माई लाइफ किस्म की आत्मकथा है, तो इसका उत्तर होगा
श्री मिल्खा सिंह है, उनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। इनके बारे में और बात करें तो वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अगले बात करें तो और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री भी सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 है वो भारत ने किस देश को हराकर जीता है, तो यह है फुटबॉल का एक कप होता है, चैंपियनशिप होती है फुटबॉल की, तो यह भारत ने लेबनान को हराया है और 2-0 से शिकस्त दी है। बात करें इसके बारे में तो भारत के हॉकी टीम के कप्तान है वो सुनील छेत्री और ललिन ज्वाला छांगते के गोल के दम पर भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में फाइनल में रविवार को लेबनान को 2-0 से शिकस्त दी थी। तो एक है वो गोल किया था छेत्री ने और एक है लल्ली ज्वाला छांगते ने, इन्होंने 2 गोल किए थे। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि सिनकोना का वृक्ष है वो किस वन में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि सिनकोना का वृक्ष है वो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत, पेरू तथा बोलिविया के 5000 फुट अथवा इससे भी ऊंचे स्थानों में इनके जंगल पाए जाते हैं। पेरू के वाइसराय काउंट सिकल की पत्नी द्वारा यह पौधा सन 1639 में प्रथम बार यूरोप में लाया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर का। और इसके बारे में बात करें तो दक्षिणी चीन सागर है वो एक सीमांत सागर है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसमें करीमाता, फार्मोसा, जलडमरू मध्य और मलक्का जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिणी चीन महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो दिवेही है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है। इससे पहले है दोस्तों वो चीन की भाषा पूछी गई थी, चीन की है वो आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो दिवेही के बारे में बात करें तो दिवेही है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है और मालदीव की वो राष्ट्रीय मछली है वो येलो फिन टूना है वो राष्ट्रीय मछली है मालदीव की। राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करें मालदीव के तो वो है पंडुक। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है वो नारियल का वृक्ष है। तो ये मालदीव के बारे में कुछ तथ्य थे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्य ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू की है हाल ही में 2023 में, तो उसका सही उत्तर होगा कि अवसार योजना। इस योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि इस प्रकार की पहल से जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की स्थानीय कला और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, जिससे ग्राहकों को सीधे स्थानीय उत्पादों का विपणन करने के लिए एक मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादन राष्ट्रीय बाजार में आएंगे और स्थानीय कारीगर समुदाय को मजबूत करेंगे और उनके उत्पादों के लिए पर्याप्त प्रसार अवसर प्रदान करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की तो 1739 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर होगा कि नादिर शाह ने। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बात करें नादिर शाह के बारे में तो वह ईरान के एक अपसरीद वंश के संस्थापक थे और नादिर शाह ने वो 16 फरवरी 1739 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। वह भारत की अपार धन संपदा के कारण आकर्षित हुआ था। नादिर शाह ने मुग़ल सेना के साथ करनाल का युद्ध लड़ा था और नादिर शाह की सेना मुग़लों की तुलना में बहुत छोटी थी, लेकिन बारूदी हथियारों के कारण फारसी सेना जीत गई थी। और नादिर शाह ने है वो दिल्ली में वो 21 मार्च 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसने धन के विशाल भंडार जब्त कर लिए और पुरस्कारों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी था। तो मयूर सिंहासन का कौन ले गया था हड़प के भारत से, तो वो नादिर शाह था 1739 में। बात करें अगले क्वेश्चन की तो राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों जरूरी है, तो उसका कारण है
कि राष्ट्रीय आय में वो दोहरी गणना की है, वो दोहरी गणना की समस्या पैदा ना हो। और कंप्लीट बात करें इसके बारे में तो राष्ट्रीय आय में अंतिम और महत्वपूर्ण वस्तुओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को अलग से गिना जाता है तो यह राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या पैदा कर सकता है। तो ये इसका मूलतः कारण है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में है वो इसका आयोजन हुआ था। और 4 शहर कौन कौन से थे? तो लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो 2023 का तीसरा संस्करण था। इस आयोजन में है वो 2023 से अधिक 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 1750 से अधिक एथलीटों ने वो भाग लिया था। तो इसमें है वो पंजाब विश्वविद्यालय ने 69 पदक के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। तो टॉप पर कौन था? तो पंजाब विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसे हराकर जीती थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि कुवैत को हराकर। तो भारत ने है वो 2023 में है वो 2 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो पहली है चैंपियनशिप है कि SAFF चैंपियनशिप 2023 है वो जीती है भारत ने। तो भारत ने है वो कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब जीता था। फाइनल है वो बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेला गया था। और भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। और दूसरा है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 है। इसमें भारत ने लेबनान को 2-0 से हराकर खिताब जीता। कप्तान सुनील छेत्री और लल्ली ज्वाला छांगते ने 2 गोल किए थे। तो इसकी बात हमने पहले कर चुके हैं हम। अगला है कि महोगनी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में है वो महोगनी वन पाए जाते हैं। ये जंगल है वो पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु तट पर समित हैं। ये वे सूक्ष्म मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। कौन से? तो महोगनी वन। अगला क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड ए मेमोरियल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस का ये आत्मकथा है वो अनफिनिश्ड ए मेमोरियल। तो बात करें इसके बारे में तो ये अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पहली पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की जो उन्होंने लिखी है खुद। और यह पुस्तक है वो 9 फरवरी 2021 को वह प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने है वो ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा रजत पदक है। इनका संबंध है वो भारत के राजस्थान के चूरू जिले से है। इनका वो जब ये छोटे थे तो उस समय ये पेड़ पर चढ़ रहे थे तो इनका हाथ है वो तार से लग गया था। इसकी वजह से है वो इनका हाथ कट गया था। या फिर ये मतलब पैरा ओलंपिक ये खेलते हैं मुख्यतः। इनका संबंध है वो राजस्थान से है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। झाझड़िया ने है वो 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक भी जीता है। तो 2004, 16 और 2020 दो में तो है वो गोल्ड मेडल जीता है और 20 में है वो रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मेहरी गोट्टीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो उड़ीसा से है। बात करें इसके बारे में तो गोट्टीपुआ एक नृत्य प्रारूप है जो कि ओडिशा राज्य में प्रदर्शित किया जाता है। और यह युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण का गुणगान करने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं तो ये मेहरी बनते हैं। तो मेहरी का मतलब ये होता है कि जो पुरुष होता है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, उसे मेहरी कहते हैं। तो मेहरी गोट्टीपुआ इसका नाम हो गया। वैसे होली के समय है वो मेहरी बनते हैं, गिंजड़ खेलते हैं राजस्थान में, तो उसे ही कहते हैं।
और बात करें राज्य और उसके लोक नृत्यों की, तो उड़ीसा का है वो मेहरी गोटीपुआ है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है वो कारागट्टम है, केरल का तय्यम है और आंध्र प्रदेश का कोलाटम है। ये प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य हैं जो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कि सांची का स्तूप है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बारे में और बात करें तो सांची है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। 1854 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में ग्रेट स्तूप के अलावा 3 और स्तूप, अशोक स्तंभ, मौर्य कर्ण मंदिर और गुप्त कर्ण मंदिर मिले हैं। सांची का स्तूप है वो एक बौद्ध स्मारक है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। 1818 में जनरल टाइलर ने इसकी खोज की थी। तो इसका ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी खोज कब हुई थी सांची के स्तूप की, तो ये 1818 में हुई थी। और खोज किसने की, तो जनरल टाइलर ने की थी। और ये कौन सा स्मारक है, तो ये है वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक है और अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भीमसेन जोशी है वो किस घराने से संबंधित है, तो भीमसेन जोशी हैं उनका संबंध है वो संगीत के किराना घराने से संबंधित है। और बात करें किराना घराने की, तो किराना घराने से संबंध रखने वाले पंडित रविशंकर जोशी है वो ख्याल और भजन गायन के लिए जाने जाते हैं। तो उनका संबंध किससे है, ये ख्याल और भजन गायक थे। संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पंडित भीमसेन जोशी को है वो 1972 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्हें संगीत के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके अवार्ड है वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अवार्ड उन्हें कब मिला था, तो आप ये तीनों अवार्ड है वो याद रखिएगा भीमसेन जोशी के, आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कि अब तक है वो 118 तत्व हैं वो ज्ञात हैं। और इनके बारे में और बात करें तो इनमें से 4 तत्व है जो कि तत्वों की नए तत्व हैं, 4 तत्व तो इनके खोज है वो 2018 में की गई थी। ये 4 तत्व हैं वो निहोनियम, मॉस्कोवी, टेनिसिन और ओगेनेसन, ये 4 तत्व नए हैं। और 118 तत्वों में से धातुओं की संख्या है वो 89 है, अधातुओं की संख्या है वो 82 है और उपधातुओं की संख्या है वो 7 है। तो ये आवर्त सारणी है। अगला क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी जानते होंगे कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से है वो आर.डी. बर्मन को जानते हैं। बात करें आर.डी. बर्मन की, तो आर.डी. बर्मन का जन्म है वो 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। और उनके पिता सचिन देव बर्मन है वो बॉलीवुड के महान संगीतकारों में से एक थे। आर.डी. बर्मन ने 331 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुपरस्टार गायक बनाया था और उन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी कई गाने कंपोज किए हैं। आर.डी. बर्मन को उनकी नानी ने पंचम दा का उपनाम दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे बच्चे थे तो उनका रोना शास्त्रीय संगीत के 5वें सरगम पै की तरह लगता था, तो इन्हें पंचम दा का नाम दे दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात कि टेलीग्राम पर है वो हमने 2023 में है वो जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके से रिलेटेड, थोड़े इंग्लिश से रिलेटेड, तो हमने कोशिश की है कि लगभग सारे क्वेश्चन, तो हमने वो 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो उस PDF में इंक्लूड किए हैं जो पूछे गए थे 2023 में। तो वो PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वो PDF ज़रूर देखिएगा, डाउनलोड करके पढ़िएगा। उस वीडियो वो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। उस वीडियो का बहुत से यूट्यूबर, बहुत से कोचिंग संस्थान है वो आपसे 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं, तो मैंने वो PDF वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। और वो 1 लाइनर PDF है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जो काम की चीज़ें हैं, जैसे आप 1 लाइनर पढ़ते हैं तो वो ही उसमें इंक्लूड किया हुआ है। वो PDF अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपसे लगभग 50% प्रश्न है वो वहाँ से बनते हैं। तो
जिन बच्चों ने हैं वो अभी एग्ज़ाम अभी 1-2 दिन में है, तो वो पढ़ के जाइएगा। वो लास्ट टाइम में ज़्यादा देखो प्रेशर लेना नहीं है, वो पीडीएफ पढ़ के जाएंगे आप तो आपके लिए इनफ होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है हमें। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो। वैसे आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी के साथ है वो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा।